Hi everyone. So in our last video we discussed about few of the points or the introduction of the chapter. Now we are going to discuss about few of the organelles that are present inside the cell. So last we have discussed limit of resolution, magnification, what is the estimation size of the cell, what is the calculation for that, electron and light microscope. These are the points that we have discussed till now. नाउ द न्यू टॉपिक वुड बी स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल कि सेल का अगर एक पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए सो हाउ इट एक्चुअली लुक्स what are the things that are present inside the cell, what is the thing that holds a cell. So we'll discuss with the first thing that would be plasma membrane or called as the cell membrane. Before that there is an introduction about the structure of a cell. Let us discuss that, then we'll discuss each of the points one by one. कहते you have learned the cells are organized into specialized tissue and organs एंड कलेक्टिवली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. हर एक हमें पता है कि सेल से टिश्यू बनता है और हर एक टिश्यू का अपना अपना फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं. अब वो क्वेश्चन आ जाता है कि ये इंटरेक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ, कि हमें क्या फंक्शन परफॉर्म करना है. कहते हैं फॉर दीज सेल्स टू फंक्शन एज अ यूनिट दे मस्ट बी एबल टू इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर सराउंडिंग्स. These interactions occur at the cell boundary where substances move between the cells and their external environment. Definitely कोई ना कोई substance entry करता है या exit करता होगा जिस हिसाब से communication होती है. हर एक single cell जो भी होता है वो अपने environment में या environment के through चीज़ों को एक्सचेंज करता है. सपोज एक यूनिसेलुलर भी होगा तो उसमें प्रॉपर्टी होगी चीज़ों को एक्सचेंज आउट करने की, मटीरियल को एक्सचेंज करने की. ठीक है. नाउ द फर्स्ट टॉपिक वुड बी द सेल मेम्ब्रेन or universal, they are saying the universal feature of a cell. Other name of cell membrane is plasma membrane और इसको हम selectively permeable membrane भी बोलते हैं क्योंकि selectively permeable है, ये हर एक को अलाउ नहीं करती अपनी चीज़ एंट्री करवाने के लिए. यही चीज़ अगर मुझे बतानी हो कि मेरे पास एक सेल है तो उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. उसका होना या ना होना, उसका सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हर एक चीज़ को एंट्री नहीं दे सकता. ठीक है. और हर एक चीज़ को एंट्री देने का मतलब है वो तो अपने आप को ख़राब कर लेगा. दैट मीन्स उसने बर्स्ट कर लिया. मतलब बोलते हैं ना कि अगर एक ही जगह पे आप खड़े हुए हो, वो आप किसी को भी परमिशन दे रहे हो एंट्री करने के लिए, तो वहाँ पे आप किसी को भी अगर एंट्री दे रहे हो तो आप अपना नुकसान करवा रहे हो. ठीक है. तो आपको एज अ गार्ड प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है अपने सेल को. तो वो गार्ड जो है हमारे पास वो सेल मेम्ब्रेन का काम कर, मतलब सेल मेम्ब्रेन उसके लिए हेल्प करता है. सो अगर मैं बोलूँ भी कि हमारे पास जो एल्वियोलाई होते हैं जो कि हमारे पास लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी हमारे पास जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. फाइन. सो दिस इज़ द एल्वियोलाई सैक जिसको हम एयर सैक भी बोलते हैं और ये लंग्स में प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है ऑक्सीजन की एंट्री, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जिट. और हमारे पास हर एक एयर सैक के पास, एयर सैक के अराउंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. जहाँ जहाँ खून जाएगा ऑक्सीजन भी वहाँ लेके जाएगा. जैसे हम सांस लेंगे तो मेरी ऑक्सीजन उस एयर सैक्स के थ्रू ब्लड वेसल्स में एंटर करेगी और वहाँ पे ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो करेगा. यही चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी में जो होगा वो वापस एयर सैक के थ्रू बाहर चला जाएगा. सो दिस इज़ हाउ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क कि हमारे पास वो सेल्स इस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म कैसे कर पा रहे हैं. ठीक है. क्या इनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज आउट होता है वो कैसे पॉसिबल होता है. फाइन. सो इट इज़ ऑल अबाउट द सेल एंड सेल इज़ हैविंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल कि वो हर एक गैसेस को एंट्री नहीं दे रही, वो स्पेसिफिकली जो ह्यूमन के लिए ज़रूरत है उस गैस को एंटर करवाने में हेल्प कर रही है. फाइन. सो नेक्स्ट दे आर सेइंग दे आर हैविंग एन एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक खासियत बतानी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास किस तरीके से एक सिलेक्टिवली परमिएबल उसको कंसीडर किया जाता है. सो लेट मी शो यू अ पिक्चर. हमेशा ये एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी सॉल्ट और शुगर का एक तरीके से एग्जाम्पल है कि सॉल्ट और शुगर में खासियत होती है कि वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ठीक है. सॉल्ट और शुगर की ये खासियत होती है कि वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये ध्यान रखना. अब जो हमारे पास सिलेक्टिवली परमिएबल के लिए एक्सपेरिमेंट है ये, दे में आस्क अ क्वेश्चन हाउ यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सो वी आर हैविंग दिस एक्टिविटी वेयर दे हैव टेकन व्हाट दे हैव एक्चुअली डन. इन्होंने क्या किया है, हमारे पास एक बीकर लिया लेफ्ट साइड पे जिसमें हमने लिक्विड लिया डिस्टिल्ड वाटर, बिल्कुल प्योर, जीरो इम्प्योरिटी, जीरो सॉल्ट, जीरो कंटेंट, नथिंग, सिर्फ सादा पानी और जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है. फाइन.
नेक्स्ट उसके अंदर इन्होंने डाले पोटैटो चिप्स, जो फिंगर चिप्स होते हैं, जो हम फ्राइज़ एज अ फ्राइज़ की फॉर्म में खाते हैं, बस थोड़े लिटिल बिगर साइज़ में। और दूसरी साइड पे, राइट साइड पे इन्होंने लिखा है कंसनट्रेटेड सॉल्ट, मतलब इन्होंने हमारे पास नमक वाला पानी लिया, खारा पानी लिया है, और खारे पानी में इन्होंने फिर से आलू को डाला है और उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट चेक करी है। फाइन, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो दे हैव टेकन 2 ऑफ द बीकर्स, वन इज़ ए एंड बी। ए में इन्होंने डिस्टिल्ड वाटर, बिल्कुल साफ पानी, और बी में इन्होंने सॉल्टेड वाटर डाला है। और मेरे पास आलू जो हमने पोटैटो यूज़ किए हैं, उनको डालने से पहले इन्होंने चेक कर लेना है कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट क्या है। ठीक है, जब इसको चेक किया जाएगा तो मुझे पता है, मैंने अभी बताया कि जो भी नमक और चीनी कहीं पे भी होगी, उसकी खासियत है वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो अब वाटर को अट्रैक्ट करना मतलब इसमें जो पोटैटो हम इंसर्ट करेंगे तो वो पोटैटो में भी वाटर कंटेंट होता है, और वो वाटर कंटेंट बाहर जो सॉल्ट है उसके ज़्यादा होने की वजह से जो पोटैटो का वाटर कंटेंट है वो उनकी बॉडी से निकल के पानी या बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से मेरे को पोटैटो हमेशा स्क्वीज्ड फॉर्म में दिखेंगे। फाइन, सी दिस इज़ अ सैम्पल ए एंड सैम्पल बी। ये हमारे पास, हमने इसको जब पानी में डालना है तो उससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट क्या है, और फिर आफ्टर 3 आवर्स मैंने एक टाइम स्लॉट दे दिया कि 3 घंटे तक देखते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे। तो मुझे पता लग गया कि वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर है, उसमें हमारे पास जो क्या बोलते हैं, पानी होगा, जो पानी है वो बाहर के कंपैरिजन में अंदर, जो आलू के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो कम है, जिसकी वजह से वाटर हमेशा हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जाता है। जहाँ पे हाई पोटेंशियल है या जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाएगा, जैसे पोटैटो के अंदर है, जिसकी वजह से पोटैटो का मुझे जो साइज़ होगा वो पहले के कंपैरेटिवली बड़ा दिखेगा। और दूसरी जगह पे जहाँ पे नमक वाला पानी है, तो पानी नमक होने की वजह से आलू में जो पानी होगा वो भी बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से उसका साइज़ कम हो जाएगा। Fine, so this is the table. They are saying a distilled water at the left side और salt solution right side पे। बिफोर हमेशा जो आलू का हमारा जो आलू का लेंथ था वो 35 था, विड्थ 15 थी, हाइट 9 थी, बट जैसे ही उसको पानी में डाला गया तो मुझे पता है कि ये वाला अंदर बीकर में पानी ज़्यादा था और आलू में कम था, तो हाई से लो की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से आलू मेरा मोटा हो जाएगा या फूल जाएगा। ठीक है, आलू दूसरों को मोटा करता है, बट यहाँ पे आलू खुद ही फूल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ हो जाएगी 35 से 39, विड्थ हो जाएगी 15 से 16, और हाइट हो जाएगी 9 से 11। फाइन, सो ये हल्का सा डिफरेंस आएगा। तो ये मुझे पता लग गया कि पानी एंटर किया है उसमें आलू में। दूसरी जगह सॉल्ट सोल्यूशन मुझे पता है, जहाँ पे पानी में नमक ज़्यादा है तो आलू के अंदर का जो सॉल्ट है वो भी बाहर, आलू के अंदर का वाटर है वो भी बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से अब राइट साइड पे देखना, जो पहले लेंथ 35 थी अब वो स्क्वीज़ होके और कम हो गई, मतलब पानी तो बाहर निकल गया। फिर विड्थ 13 थी, अब वो और कम होके 12 हो गई। फिर हाइट अगर 10 थी वो और कम होके 8 हो गई। तो इससे मुझे पता लगता है कि हमारे पास डिफरेंस होना कितना का अफेक्ट डालता है एक वाटर का। फाइन, दिस इज़ द शेप ऑफ पोटैटो बिफोर इट वॉज कम्प्लीटली अ स्टिक, इन द फॉर्म ऑफ अ स्टिक, है ना, कि एक सीधी खड़े होते हैं, सीधे से होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। बट अपने एक्सपेरिमेंट के बाद लुक एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पोटैटोज़, ये हमारे पास वी ऐसे झुक से गए हैं, जिससे पता लगता है कि यहाँ पे झुके हुए जो आलू हैं इससे पानी निकल चुका है, ये श्रिंक हो चुके हैं, इसके अंदर से पानी सारा बाहर जा चुका है, जिसकी वजह से अब ये सिकुड़ गए हैं, बेंड फॉर्म में आ गए। फाइन, सो अब ये हम एक्सपेरिमेंट जो हमने एक्टिविटी करी है उसको पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। कहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इन 2 पीसेस, रफली इक्वल साइज़ के होने चाहिए। मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट। अब इन्होंने सिर्फ वेट के लिए बोला है कि पहले वेट चेक करो पहले क्या है, और वेइंग मशीन से हेल्प लो। थर्ड पॉइंट में कहते हैं पुट 1 पीस ऑफ पोटैटो इन अ बीकर ए विद प्लेन वाटर, और दूसरे में जो दूसरा उसमें हमने डालना है सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन। कहते पुट द अदर पीस ऑफ पेपर इन अ बीकर बी विद 20% ऑफ सॉल्ट या फिर शुगर सोल्यूशन उसमें ऐड ऑन करनी है। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड फॉर अबाउट एन आवर, आपके ऊपर है, आपको लगता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना मर्जी देने हो, और until you notice a visible change in the size of the pieces. Fine, definitely you'll get a change here, the size will definitely change here. Sixth point, they are saying measure and record the final weight and calculate the difference between
द इनिशियल एंड फाइनल वेट्स। तो अभी हमने एक टेबल आपको दिखाया था जिसमें हमने दिखाया था कि अर्लियर 33 था या 36 था तो 39 हो गया। तो ये मेरे पास लेंथ इसकी बढ़ गई, विड्थ बढ़ी है। तो इनसे सब पता लगता है कि हमारे पास वाटर का होना या वाटर के होने से हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन जाने की वजह से कितना इफेक्ट पड़ सकता है सेल्स पे। फाइन। बीकर ए में जो हमारे पास आलू का वो फैल जाएगा या स्वेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो बीकर ए में जो वाटर था वो हाई पोटेंशियल, मतलब उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा, और जो आलू के अंदर का वाटर है वो कम था, जिसकी वजह से हाई टू लो कंसेंट्रेशन जाती है, जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और दूसरे ही हमारे पास जो आलू होगा वो श्रिंक कर जाएगा। फाइन। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन किसी चीज़ का मूव करना, वाटर का स्पेसिफिकली मूव करना, वो ऑस्मोसिस है। अब यही चीज़ मैं गैसेस में बोलूँ, सपोज एक कोने पे मैंने अगरबत्ती रख दी और वो जलती हुई एसेंस स्टिक को या अगरबत्ती को मैंने एक कॉर्नर में रखा हुआ है रूम के। थोड़ी देर बाद मैं देखूंगी कि मेरे पास जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम में फैल गई। दैट मीन्स एयर में जो पार्टिकल्स थे एसेंस स्टिक के, वो हाई कंसेंट्रेशन टू उस जगह पे गई थी, टू लो कंसेंट्रेशन जहाँ पे जो गैसेस मॉलिक्यूल कम थे, है ना, अगरबत्ती के। जिसकी वजह से इस प्रोसेस को, जिसमें हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होती है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। फाइन। सो वी शुड रीड इट नाउ। कहते व्हाट डू यू इन्फर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ द चेंजेस इन देयर वेट। द वेट, सॉरी एक मिनट, द वेट ऑफ अ पोटैटो पीस इन बीकर ए हैज़ इंक्रीज्ड। तो मुझे पता लगा कि ए में जो हमारे पास बीकर था उसमें पानी था वो इंक्रीज हो गया। क्यों? आलू क्यों स्वेल अप हो गया? रीज़न, while the weight of the potato piece in beaker B has decreased. This happens because the cell membrane allow water to move in and out of the cell। क्योंकि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो अलाउ करती है शुगर या वाटर को एंट्री, सॉरी शुगर कह रही हूँ, वाटर को एंट्री करवाना या एग्जिट करवाना। इट डिपेंड्स अपॉन द शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन, ये हमेशा ध्यान रखना। वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड अ लेस सल्यूट टू एन एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सल्यूट। बस जहाँ पानी ज़्यादा होगा और जहाँ कम होगा तो ज़्यादा से कम की तरफ हमेशा पानी मूव करता है। दूसरा क्या, अगर सॉल्ट सोल्यूशन जहाँ पे प्रेजेंट होगा पानी हमेशा उसी तरफ आएगा, ये भी ध्यान रखना। This movement of water through selectively permeable membrane is called osmosis. You have learnt in 7.8 and 7.9 in grade 8 that the particles of matter intermix due to difference in their concentration gradient। मतलब हाई पोटेंशियल या हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना ग्रेडियंट होता है, डिफरेंस। फाइन। सो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है? डिफ्यूजन इज द net movement of particles from higher to a lower concentration. Osmosis is the diffusion of water across a selectively permeable membrane. In plants, water from the soil enters root by this process of osmosis. So that was the complete discussion. Now I should think we should just stop this video here and we'll discuss few of the topics in the next video. Thank you.